उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रेट, जिसे सर्टिओररी कहते हैं, ठीक है, सर्टिओररी कहते हैं, तब जारी करता है। कब जारी करता है? तो जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि होता है तब। देखिए, विधि संबंधी त्रुटि बोल रहा है दोस्तों। विधि संबंधी अगर त्रुटि होगा, ठीक है, विधि संबंधी क्या होगा? त्रुटि होगा आदेश में, किस में? आदेश में या निर्णय में, ठीक है। किसका त्रुटि होगा? विधि संबंधी। किसका त्रुटि होगा? विधि संबंधी। तब क्या जारी करता है? हाई कोर्ट सर्टिओररी जारी करता है। क्या जारी करता है? सर्टिओररी। ये सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रेट, जिसे सर्टिओररी कहते हैं, वो किसके विरुद्ध जारी करता है? विधि संबंधी जो त्रुटि हो जाता है, ठीक है, उसके विरुद्ध, यानी विधि संबंधी जो त्रुटि होगा उसके विरुद्ध जारी करेगा। दूसरा, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जो जस्टिस होता है उसके सिद्धांत का अगर उल्लंघन हुआ है, तो जो नेचुरल जस्टिस होता है, नेचुरल जस्टिस होता है, उस सिद्धांत को क्या होगा? उस थ्योरी का अगर उल्लंघन हुआ है तब क्या होता है? सर्टिओररी जारी करता है हाई कोर्ट। सर्टिओररी रिट जारी करता है। सर्टिओररी रिट जारी करता है उच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट भी जारी करता है। किस समय? जब नेचुरल न्याय, जो नेचुरल न्याय मिलना चाहिए था, उस सिद्धांत का अगर उल्लंघन हुआ है तो क्या करता है? सर्टिओररी जारी करता है। और विधि संबंधी जो त्रुटि हो जाता है, विधि संबंधी क्या होता है? त्रुटि होगा तो भी जारी करेगा। जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में किया गया कार्य, यानी अधिकारिता के आधिक्य में जो किया गया कार्य, किसका आधिक्य में? ठीक है, आधिक्य में किया गया कार्य जो है ये सभी में जारी कर सकता है सर्टिओररी। जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, यानी जितना अधिकारिता हो उससे अधिक में और कार्य कर दिया गया हो, तो क्या होता है? सर्टिओररी बिल जारी करता है। जितना उसका अधिकार है उससे अधिक अगर निर्णय सुना दिया गया हो तो भी सर्टिओररी बिल जारी करते। अगर नेचुरल सिद्धांत, जो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, अगर उसका उल्लंघन हुआ है तो भी उच्च न्यायालय सर्टिओररी बिल जारी कर सकता है। तीसरा है, विधि संबंधी अगर त्रुटि होता है, लीगल जो प्रोसेस है उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो भी जारी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं कौन? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इन तीनों आते हैं। उच्च न्यायालय को क्या क्या अधिकार आते हैं? संवैधानिक अधिकार भी आते हैं, सांविधिक अधिकार भी आते हैं, मौलिक अधिकार भी आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आता है, लीगल राइट भी आता है और फंडामेंटल राइट भी होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो मैंडामस जारी करता है वह किसके शक्ति के अंतर्गत आता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगली राइट और फंडामेंटल राइट, ये तीनों ही आता है हाई कोर्ट का। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, ये तीनों ही उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है। ओके। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो विधि विभाग। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है उसको क्या कर सकता है? अधीक्षण कर सकता है। उच्च न्यायालय जो संविधान के अधीनस्थ जो न्यायालय है, कौन सा अधीनस्थ न्यायालय है, उसके अधीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? अधीक्षण करने का अधिकार रखता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, या किसी व्यक्ति द्वारा अपील के माध्यम से कोई ऐसा नहीं है जो स्वतः संज्ञान से भी हो सकता है। यह संविधान के प्रकृति वाला है। क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वह पहले किए गए फैसलों को पुष्टि कर सकता है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय का। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में क्या सही है? देश में 18 उच्च न्यायालय है। नहीं, गलत है। उनमें से 3 क्षेत्र का क्षेत्राधिकार एक से अधिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है ऐसा दिल्ली का है, संघ शासित राज्य क्षेत्र का। तो चौथा मात्र सही होगा। कौन होगा? केवल चौथा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 62 वर्ष होती है दोस्तों। कौन होती है? मात्र 62 वर्ष, ये सही होगा। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो देखिए, एक से अधिक बोल रहा है तो महाराष्ट्र हो गया एक से अधिक का
हालांकि गुवाहाटी भी है एक से अधिक राज्य का। ठीक है, उच्च न्यायालय में कौन से एक अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो महाराष्ट्र भी है, गुवाहाटी भी है, लेकिन सबसे बनी यहाँ पर गुवाहाटी आंसर रहेगा, क्योंकि गुवाहाटी उससे अधिक है महाराष्ट्र के तुलना में, अधिक राज्य क्षेत्र आते हैं। ओके, गुवाहाटी भी आते हैं। उच्च न्यायालय में से कौन से एक अधिक राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए आते हैं? तो गुवाहाटी आते हैं। गुवाहाटी 1 मार्च 1998 को बना था। ठीक है, गुवाहाटी 1 मार्च 1998 को भारत सरकार अधिनियम 1995 के अंतर्गत किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर के शहर गुवाहाटी में स्थित है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आता है। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज के बारे में सही है? तो जो रिटायर हो चुका है जज, वो वकालत कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है, जज भी बन सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का अगर जज रहे तो वो नहीं कर सकता वकालत। ठीक है, लेकिन हाँ, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जो जज है, रिटायर्ड जज है, वो सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो किसने असंवैधानिक घोषित किया था बंद? बंद असंवैधानिक किसने घोषित किया था? तो केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, बंद असंवैधानिक के 1977 में बोला था केरल उच्च न्यायालय ने, बंद क्या है? असंवैधानिक है। केरल के अंतर्गत में एक और संघ शासित क्षेत्र आता है लक्षद्वीप। ओके, कौन सुमिलित नहीं बोल रहा है? तो देखिए, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में, सही बात है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में है, सही बात है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है कहाँ है? बिलासपुर में। और जबलपुर में मध्य प्रदेश का, तो ये गलत है। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ? बेंगलुरु में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और मध्य प्रदेश का प्रांत का न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। जो 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाया गया था। इस शुरुआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन 1956 में राज्यों को दोबारा बनाया गया था, तब इसे जबलपुर में स्थानांतरित किया। इसका 2 क्या है? शाखाएं हैं, 2 ब्रांच है। एक इंदौर और दूसरा ग्वालियर है। एक कौन है? इंदौर है, दूसरा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? केवल फाइनेंशियल आपातकाल में। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में जो तय किया जाता है शुरू में रकम सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए, वही दिया जाता है, यानी 2,25,000 रुपये। ठीक है, लेकिन वित्तीय आपातकाल जब लागू होता है तो इसका रकम को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जब होता है तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो इसके वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल आपातकाल में क्या किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। फाइनेंशियल आपातकाल में क्या किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है। संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित कर सकता है? नहीं। राज्य विधानमंडल संदर्भ में कानून पारित कर सकता है? नहीं। ये कर सकता है दोस्तों, उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनमें कटौती नहीं की जा सकती है। मात्र वित्तीय आपातकाल में ही इसका वेतन में कटौती की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कभी भी इसके वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कभी वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल संबंधित है फाइनेंशियल का, और अनेक संवैधानिक का, बाहरी आक्रमण का। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आते हैं? तो महाराष्ट्र आता है और गोवा आता है। दादर और नागर हवेली आता, चारों आता है। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव आता है।
ये चारों आता है बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, गोवा, ये दोनों राज्य, या फिर 2 केंद्र शासित दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली या दमन और दीव, ये चारों आता है संघ शासित क्षेत्र।